नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अगले भाग की तरफ। सौर्य से मिलकर आरुषि घर के लिए निकल पड़ी। मंदिर से थोड़ी ही दूर होटल टिबा पर आरुषि का घर था। आज वह सौर्य की दुनिया में खोई हुई पैदल ही घर की ओर चलती रही। आज उसके भीतर का तूफान शांत था, क्योंकि अपना मन वह सौर्य के सामने थोड़ा हल्का कर चुकी थी। शून्य सी होकर वह घर के अंदर घुसी तो उसकी दादी ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने आरुषि को रोकने के लिए गेट पर अपनी छड़ी लगा दी। आरुषि सुध-बुध खोई सी आगे बढ़ती रही और लाठी पर ध्यान न देने की वजह से उसका पैर उलझ गया। वह नीचे जमीन पर मुंह के बल गिरी। गिरने की वजह से उसके हाथ और पैर में मामूली चोट भी आ गई। आरुषि उठकर लंगड़ाते हुए अपने दादी के पास आ गई और कहने लगी, दादी, ये क्या तरीका है? इस तरह बीच रास्ते में आपने अपनी छड़ी क्यों रखी हुई है? हम गिर गए और देखो चोट आ गई हमें इसकी वजह से। दादी गुस्से में, ये जो तू गिरी है ना, ये मेरी वजह से नहीं, खुद की वजह से गिरी है। किसी छोरे से नैन मटक्का करके आई है तू हान जो होश में ना था तेरा। आरुषि, दादी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरे किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं है दादी। दादी, ध्यान कहाँ था तेरा? इतनी बड़ी लाठी भी दिखाई ना दी तारे को? आरुषि, वो हम कुछ सोच रहे थे दादी, इसलिए ध्यान नहीं दिया हमने। लेकिन आपने ये छड़ी यहाँ क्यों रखी है? दादी, ताकि तेरे होश और तेरे अक्ल दोनों ठिकाने ला सकूं। दादी हूँ तेरी उड़ती चिड़िया के पर गिन सकती हूँ। आरुषि झुंझलाते हुए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है दादी। दादी, तो फिर इतना लेट क्यों आई तू कॉलेज से? ये बात मेरे को बताओ। आरुषि, दादी, आप जानती हैं हम मंदिर के वहाँ जाते हैं रोज़ाना, फिर रोज़ रोज़ आप इस तरह से हम पर कीचड़ क्यों उछालती हैं? दादी उसके बाल खींचते हुए, अब तो फिर से अपनी दादी से जवान लड़ाएगी? सारी लाज शर्म बेच आई है क्या, कुलच्छण कहीं की? आरुषि रोते हुए बोली, दादी छोड़िए हमें, दर्द हो रहा है हमें, प्लीज़ दादी छोड़ दीजिए हमें। दादी उसे उंगली दिखाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कल से कॉलेज जाने की, पड़ी रहे यहीं घर में ही, और काम धंधा सीखा कर, समझी? उन्होंने झटक के से आरुषि के बाल छोड़ उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। आरुषि रोते हुए अपने कमरे में भाग गई और बिस्तर पर लेटकर सुसक कर रोने लगी। उसकी मम्मी खड़ी सब कुछ देखती रही, किंतु एक बार भी वह आरुषि के पास नहीं आई। काफ़ी देर रोने के बाद आरुषि उठी और अपने चोट पर दवा लगाने लगी। आरुषि की मम्मी कमरे के बाहर से गुजरी और उन्होंने आरुषि को दवा लगाते देखा। फिर भी उनका दिल पत्थर बना रहा और वो वहीं से निकल गईं। आरुषि अपनी मम्मी के इस रूखेपन को देख फिर दोबारा रो पड़ी। दवाई लगाकर वह कमरे से बाहर आई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबके खाने के बाद आरुषि ने खाना खाया और काम खत्म कर वो अपने रूम में चली आई। आरुषि बेड पर लेटी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। कुछ देर तक करवटें बदलने के बाद वह उठी और अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगी। चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर गिरने लगी। आरुषि जो कुछ भी आज हुआ उसके बारे में सोचने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी कि आज हमें क्या हो गया जो हम सौर्य के सामने इतना सब बोल गए। हमें कैसे इतना कमज़ोर पड़ गए उसके सामने। हम तो कभी किसी के आगे नहीं रोते, फिर सौर्य के आगे हम अपने आंसू क्यों नहीं रोक पाए? आज आरुषि का मन सवालों से घिरा हुआ था और जवाब दिल की गहराइयों तले छिपा हुआ था। आरुषि सौर्य की कही बातें सोचने लगी कि क्या सौर्य सही कह रहा था कि हम अब भी भगवान से आस लगाए हुए हैं। वो खुद को समझते हुए बोली, नहीं, ये गलत है, हम नहीं मानते किसी भगवान में।
लेकिन फिर सौर्य ने ऐसा क्यों कहा? कोई ऐसी ही हवा में तीर क्यों चलाएगा? उसकी बात में कोई तो सच्चाई तो नहीं? शायद इसलिए हम पानी पूरी के बहाने मंदिर तक जाते हों। वह फिर से बात नकारते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या सोचने लगे हम? आरुषि तो बहुत ज़्यादा सोच रही है सौर्य के बात को। मगर तू जानती है ये सच नहीं है। वह हल्की बहती हवाओं को आंख बंद कर महसूस करने लगी और उसकी आंखें के सामने सौर्य का चेहरा घूमने लगा। सौर्य को बंद आंखों से देखकर उसके होठों पर सुस्त मुस्कुराहट पसर आई। अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए सोचने लगी कि इतना भी बुरा नहीं है वो। दिल का अच्छा है पर थोड़ा खड़ूस है। सबके सामने कैसे हमें चाटा मार दिया उसने और हमें ही ज्वालामुखी कहता है। खुद का गुस्सा तो कंट्रोल में नहीं है उसके, लेकिन नहीं मारता तो शायद उस दिन हम भी होश में नहीं आते। आज पहली बार आरुषि शर्मा कर खुद में ही सिमट रही थी। सौर्य के लिए उसके दिल में एक प्यारा सा एहसास जन्म ले रहा था। आरुषि को ऐसा लग रहा था कि आज उसके पास भी कोई है जिससे उसे फिक्र है, कोई है जिसने उसके दर्द को महसूस किया है, कोई है जो उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, कोई है जो उसकी अनकही बातों को भी समझता है, कोई ऐसा जिसके साथ उसे खुद को अच्छा महसूस होता है। आरुषि सौर्य के साथ बिताए पलों को याद कर सोचने लगी, किसी किसी इंसान के साथ इतनी पॉजिटिविटी वाइब होती है कि उनके लाइफ में आने से ही ज़िंदगी बदलने लगी है। कुछ ऐसी ही पॉजिटिविटी एनर्जी सौर्य के साथ मिली है हमें। उसने तो हमें कल मिलने के लिए बुलाया है। आरुषि सौर्य से मिलने के ख्याल से एकदम चहक उठी और अगले ही पल सोचने लगी, हम इतना उत्सुक क्यों हो रहे हैं उससे मिलने के लिए? कहीं हम भी उसे पसंद नहीं 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 हम किसी को पसंद नहीं कर सकते। लेकिन क्या हमें सौर्य से कल मिलना चाहिए? दादी तो हमें कॉलेज भेजने से भी मना कर रही हैं। हम कैसे सौर्य से मिल पाएंगे? अगर नहीं गए तो सौर्य हमारा वही इंतज़ार करता रहेगा। क्या करें हम? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इधर जितनी बेचैनी आरुषि को हो रही, कुछ ऐसे ही हाल सौर्य का भी था। वह भी आरुषि के बारे में ही सोच रहा था। आरुषि का रोता चेहरा याद कर उसकी आंखें नम हो जाती। अगले ही पल उसके घर वालों के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर गुस्सा भरा जाता। सौर्य इसी उखबेड़ू में था कि पता नहीं आरुषि कल उससे मिलने आएगी भी या नहीं। उसे आना ही होगा, हमने बुलाया है तो उसे आना ही होगा। सौर्य खुद से बातें करते हुए कहने लगा, हो तो तुम नारियल जैसी आरू, बाहर से इतनी सख्त दिखती हो पर दिल की एकदम साफ। मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। वादा है ये मेरा खुद से और तुमसे भी। तुम साथ चलो बस इतना काफ़ी है। तुम साथ चलो बस इतना काफ़ी है। तुम साथ चलो बस इतना काफ़ी है। बेशक ना चाहो तुम मुझे उम्र भर, बेशक ना चाहो तुम मुझे उम्र भर, मेरी एक तरफा मोहब्बत ही हमारे लिए काफ़ी है। सौर्य ने मुस्कुराते हुए अपने तकिए को सीने से लगा लिया। कुछ ही पल में वह गहरी नींद में चला गया और आरुषि भी सो गई। आज उसे थोड़ा सुकून सा महसूस हो रहा था। अगले दिन आरुषि कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। वह कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर कमरे से बाहर निकली। आंगन में उसकी दादी बैठी चाय पी रही थी। जैसे ही उन्होंने आरुषि को कॉलेज की ड्रेस में देखा, वह गुस्से में तमतमा गई। वह उठकर आरुषि के पास आई और उसके हाथ से उसका बैग छीन लिया। दादी, तेरे से मना किया था ना कॉलेज नहीं जाना, समझ नहीं आता तुझे एक बार में कहा हुआ।
आरुषि, लेकिन क्यों दादी, हमें कॉलेज जाना है और हम जाके रहेंगे। दादी गुस्से में, तू अब मेरे सामने अकड़ दिखाएगी? पहले तो तेरा मुंह भी ना खुलता था, अब गज भर लंबी जवान हो गई तेरी। हाँ आरुषि, हम आपसे जवान नहीं लड़ा रहे हैं दादी, प्लीज़ आप हमें कॉलेज तो जाने दीजिए। दादी ने उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ते हुए कहा, अब तू मेरे से जवान लड़ाएगी? पता नहीं कहाँ जाती है कॉलेज के बहाने से, किसी दिन हमारा मुंह काला करा के रहेगी। मेरी बात गांठ बांध ले। तू कहीं नहीं जा रही है, समझी? ज़्यादा पर निकल आए हैं ना तेरे पर मैं अभी काटती हूँ। चल तू। दादी उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले जाने लगी। आरुषि रोते हुए उन्हें बार बार समझाते हुए हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन दादी ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़ा लगा दिया ताकि वह बाहर न निकल सके। आरुषि दरवाज़ा पीटते हुए खुद को छुड़ाने के लिए मिन्नतें करने लगी, मगर दादी उसे अनसुना कर निकल गई। आरुषि रोते हुए दरवाजे से सटक कर बैठ गई। वह रोते हुए कहने लगी, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? ऐसी भी कौन सा पाप कर लिया है हमने? रोते रोते उसे सौर्य का ख्याल आया। वह सोचने लगी, अब तो हम सौर्य से भी नहीं मिल पाएंगे। वह आज हमारा इंतज़ार करने वाला है। अगर हम नहीं पहुँचे तो कहीं वो आरुषि सिसकते हुए खुद से कहने लगी कि मुश्किल से एक उम्मीद की किरण दिखी थी, अब वो भी छिन गई। हम नहीं जाएंगे तो सौर्य भी हमसे दूर चला जाएगा, लेकिन उसने कहा है वह हमारा इंतज़ार करेगा, तो ज़रूर करेगा। पर 1-2 दिन की मुलाकात में कोई किसी का उम्र भर तो इंतज़ार नहीं कर सकता। आरुषि सौर्य को पाने से पहले खोने के ख्याल से डर गई और फफक कर रो पड़ी। उधर कॉलेज खत्म होने के समय पर सौर्य चंद्रगिरी वाटिका में बैठा उसी जगह पर जहां आरुषि इंतज़ार करने लगा। 1 घंटा बीत गया। सौर्य की नज़र काफ़ी घड़ी पर तो कभी वाटिका के गेट पर होती। जब आरुषि नहीं आई तो वह काफ़ी निराश हो गया और दुखी से ही वहाँ से वापस अपने रूम पर चला गया। वह सोचने लगा कि आखिर नहीं आई ना तुम आज। कोई बात नहीं, तुम जिद्दी हो तो मैं भी कम जिद्दी नहीं हूँ ज्वालामुखी। देखता हूँ कब तक बचती हो तुम मुझसे। एक बार तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। खुद को समझाकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। घर पर आरुषि भी उदास हो गई। उसे सौर्य के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह सोचने लगी कि पता नहीं सौर्य क्या सोच रहा होगा। उसने हमारा इंतज़ार किया होगा और हम जा भी नहीं पाए, कहीं वो हमसे नाराज़ न हो जाए। आरुषि मन ही मन बहुत ज़्यादा निराश हो गई। 3 दिन तक आरुषि की दादी से कॉलेज भेजने के लिए मिन्नतें और सौर्य का इंतज़ार यूं ही चलता रहा, मगर न दादी मानी और न आरुषि सौर्य से मिल पाई। सौर्य हर रोज़ घंटों वहीं बैठकर इंतज़ार करता, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन तो आरुषि उससे मिलने आ ही जाएगी। आरुषि भी इंतज़ार में रहती कि काश उसे कोई मौका मिल जाए, कोई तो जरिया मिल जाए सौर्य से मिलने का। सौर्य भगवान से प्रार्थना करता रहता, जबकि आरुषि नास्तिक बनी रही, लेकिन कभी दुआ नहीं मांगी। दोस्तों, आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में आप बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है। क्या आरुषि सौर्य से दोबारा मिल पाएगी या इनकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ कहानी के अगले अंक तक। शुक्रिया। विरह की तपन में ही तो प्रेम बनता है कुंदन। विरह की तपन में ही तो प्रेम बनता है कुंदन। दोस्तों, आपको हमारी ये लव स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया और प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।